हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। अमेंडमेंट टू ओडिशा लैंड राइट्स टू स्लम डवेलर्स एक्ट 2017। तो ये आज हमारा टॉपिक है। तो ओडिशा लैंड राइट्स टू स्लम डवेलर्स एक्ट 2017 और उसमें क्या अभी रिसेंटली अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है बाय द ओडिशा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो सबसे पहले हम थोड़ा स्लम डवेलर्स के बारे में जानेंगे और उनके लिए कौन सा एक्ट बना था 2017 में, और उसमें अभी क्या रिसेंटली क्या प्रपोज किया गया अमेंडमेंट के लिए। तो आप कोई भी अगर भारत या बड़े बड़े शहर में जाएंगे तो ऐसा आप देख सकते हैं, वहाँ पे स्लम्स एरिया रहता है बेसिकली। तो जो रूरल एरिया से लोग आके वहाँ पे बस जाते हैं, जो भी जगह देखते हैं खाली मिलता है वहाँ पे बैठ जाते हैं, लेकिन उनका प्रॉपर लैंड सर्टिफिकेट्स नहीं रहता है। उसकी वजह से उनको क्या होता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारा फैसिलिटीज रहता है आपका, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना या कोई स्टेट गवर्नमेंट का प्रोग्राम हो सकता है, जैसे बीजू पक्का घर योजना है ना, ये सब फैसिलिटीज उनको नहीं मिल पाता है। तो उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए ये एक्ट आया गया था उड़ीसा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा 2017 में। ओके। तो बेसिकली ये जो आर्टिकल द हिंदू में 24 मार्च 2021 को आया था, पेज 7 में अगर आप जाओगे यू कैन सी दिस, ओडिशा टू रेगुलेट लैंड ऑक्युपाइड बाय स्लम dwellers. Okay, so I'll discuss about this article in this video today. So basically I'm planning to make videos on the like Odisha related articles from the nationalized newspapers like Hindu, Indian Express, so that it will be compiled in one like playlist, and it will be helpful for the interviews and other written examination basically. Okay, now its पर्पज क्या है, ये जो एक्ट आया था इसका पर्पज क्या है। इट्स पर्पज इज टू जस्ट अ मिनट, हाइलाइटर थोड़ा ऑन करते हैं। ओके, तो इसका पर्पज क्या है, टू असाइन लैंड राइट्स टू आइडेंटिफाइड स्लम डवेलर्स फॉर रीडेवलपमेंट, है ना, रीडेवलपमेंट के लिए, रिहेबिलिटेशन और अपग्रेडेशन ऑफ स्लम्स। तो जो शहर शहर में स्लम्स होता है उसका रीडेवलपमेंट, रिहेबिलिटेशन और अपग्रेडेशन के लिए ये आपका एक्ट आया था। और कब से ये फोर्स में आया, 30 अगस्त 2017 से। ओडिशा है कितना डिवीजन है, तो ओडिशा में 3 डिवीजन है, 30 डिस्ट्रिक्ट, इसको सबको पता होगा, लेकिन ये चीज सबको याद नहीं रहता है, तो याद रख लो कितना सब डिवीजन है। तो एक जनरली जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसको सब डिवीजन में डिवाइड किया जाता है, जिसको एडमिनिस्ट्रेटर उसके हेड होते हैं, सब डिवीजन जो डेप्यूटी कलेक्टर होते हैं, राइट। तो 58 सब डिवीजन है ओडिशा में, है ना। 30 into 2 कर दो, -2 कर दो, 58 सब डिवीजन करेंटली इज देयर, एंड 317 तहसील्स, जिसको तहसीलदार उसको हेड करते हैं, मेनली रेवेन्यू के हिसाब से तहसील बनता है, राइट। एंड 314 ब्लॉक्स है। ब्लॉक आपका जो जिसको पंचायत समिति बोला जाता है, तो वो आपका पंचायत राज डिपार्टमेंट के अंडर होता है, राइट। तो ऑलमोस्ट ब्लॉक और तहसील का एरिया सिमिलर होता है, बट कभी कभी डिफर करता है। ओके, तो ये तो हो गया आपका डिवीजन। नाउ कितना अर्बन लोकल बॉडीज है जिसके लिए ये एक्ट बेसिकली एप्लीकेबल होगा, तो 114 है। तो 114 अर्बन लोकल बॉडीज, राइट। तो उसमें से कितना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, 5, है ना, भुवनेश्वर, कटक, संबलपुर, बरहमपुर एंड राउरकेला, दीज आर द 5 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। म्युनिसिपैलिटीज कितने हैं अभी, 48 है। जनरली आपका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होते हैं जनरली म्युनिसिपैलिटीज होते हैं, बेसिकली कॉर्पोरेशन म्युनिसिपैलिटीज आपका जो नंबर ऑफ पीपल हिसाब से कितना वहां पे लोग रह रहे हैं, है ना, पर स्क्वायर किलोमीटर, उसके हिसाब से आपके कैलकुलेशन होता है, ठीक है। नोटिफाइड एरिया काउंसिल कितने हैं, 61, है ना। मेरा घर भी एक नोटिफाइड एरिया काउंसिल है, एनएसी बोलते हैं। तो ये बेसिकली एनएसी जो होता है वो दिस इज द लाइक इंटरफेस, क्या बोलते हैं उसको, इंटरमीडिएट, जो आप जब आप लाइक रूरल एरिया से अर्बन एरिया में शिफ्ट करते हैं, जो एक इंटरमीडिएट एरिया आता है उसको बोलते हैं दिस थिंग, नोटिफाइड एरिया काउंसिल। बेसिकली नोटिफाइड क्यों बोलते हैं, बिकॉज आपका स्टेट के नोटिफिकेशन जो द्वारा बनता है ना, इसको एनएसी बोलते हैं। तो जो अर्बन लोकल बॉडी का सबसे नीचे वाला एरिया है नोटिफाइड एरिया काउंसिल, उसके ऊपर रहता है म्युनिसिपैलिटी, उसके ऊपर रहता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, है ना। तो ये सब इंडिविजुअल रहता है, इंटीग्रेटेड नहीं रहता, जैसे कि आपका अर्बन सॉरी रूरल लोकल बॉडीज में रहता है, जैसे ग्राम पंचायत, उसके ऊपर ब्लॉक, उसके ऊपर जिला परिषद। लेकिन ये अर्बन लोकल बॉडीज डिफरेंट रहता है ना, मतलब दे आर नॉट, ऐसा नहीं कि यहाँ से कुछ इलेक्शन होके गए इधर गए, ऐसा नहीं होता। और नंबर ऑफ ग्राम पंचायत ओडिशा में कितना है, 6798। तो दीज आर सम ऑफ द डाटा।
सो यू शुड नो लाइक अप्रोक्सीमेटली कितना क्या है, लेकिन इतना याद रख लो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 5 है, म्युनिसिपैलिटी 48, नोटिफाइड एरिया काउंसिल 61 और तहसील 317, ब्लॉक 314, सब डिवीजन 58। ओके ठीक है। तो अभी हम जानते हैं ये जो आपका एक्ट है इसके कुछ इंपोर्टेंट सेक्शंस और सब सेक्शन, उसमें क्या एक्चुअली दिया गया है ना। अगर सेक्शन 3 के सबसेक्शन 1 में आप जाओगे, उसमें एक्ट में क्या लिखा हुआ है, notwithstanding anything contained in any other state law for the time being in force and subject to provisions of subsection 2, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, तो उसको सब्जेक्ट करके क्या होता है, every landless person occupying land in a slum in any urban area by such date as may be notified by the state government, जो कि आपका 30 अगस्त 2017 में वो नोटिफाई किया जैसे, तो उसी प्रकार के अगर कोई भी लैंडलेस पर्सन है ना। लैंडलेस पर्सन मतलब क्या, लैंडलेस पर्सन मतलब, जो लैंडलेस पर्सन यहाँ पे लिखा गया इसका मतलब क्या, इसका मतलब आपका पास कोई भी जमीन नहीं है, ना कि आपके कोई जो पिता माता भाई बहन उनके पास जमीन है, ठीक है, दैट इज द डेफिनेशन। सो and what is saying, occupying land in a slum in any urban area by such date as may be notified by the state government, and it shall be entitled for settlement of land and certificate of land rights shall be issued in accordance with the provisions of this act। तो ये जो एक्ट के अनुसार सेक्शन 3 की सबसेक्शन 1 में लिखा गया है कि, है ना, आपको वैसे याद रखने की जरूरत नहीं कौन सा सबसेक्शन में लिखा हुआ है, और लिखा है कि जो एवरी लैंडलेस पर्सन है उनको क्या हो जाएगा, उनको अगर स्लम में वो रह रहे हैं तो उनको क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट एक सेटलमेंट करेगा उनका लैंड का और उनको एक सर्टिफिकेट ऑफ लैंड राइट भी देगा। तो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ वो एक्ट ऑल्सो, नहीं रहा। हाँ, तो यस, तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ओडिशा गैजेट नोटिफिकेशन, जिसमें आपको ये पूरा एक्ट मेंशन्ड है, जिसको मैं एक्चुअली सिंप्लीफाई करके वो पीपीटी बनाया हूँ। तो इसमें सब दिया गया है, डेफिनेशन ऑल्सो, है ना, कौन ऑथराइज्ड ऑफिसर, कलेक्टर, कमिटी, तो यहाँ पे भी दिया हो आपका जो लैंडलेस पर्सन किसको बोलते हैं, ओके बेसिकली वही था डेफिनेशन, आई एम नॉट गेटिंग इट नाउ। हाँ, यहाँ पे दिया है। सो लैंडलेस पर्सन मींस a person who is a citizen of India and does not own either in his own name or in the name of any member of his family any house or land rights granted or inherited under this act। तो बेसिकली लैंडलेस पर्सन कौन बोल रहा है, जो एक इंडिया का सिटीजन होगा लेकिन उस वो कोई लैंड ओन नहीं कर रहा होगा, डज नॉट ओन इधर इन हिज ओन नेम, उसके नाम पे नहीं, कि इन द नेम ऑफ एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली, है ना। तो कोई भी उसका फैमिली का मेंबर मतलब पिता माता, हस्बैंड वाइफ, तो इनके नाम पे कोई भी घर या लैंड नहीं होना चाहिए, तो उनको ही उनके लिए ही एप्लीकेबल होगा। ओके, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू। अगेन कमिंग बैक टू द स्लाइड, या तो नेक्स्ट सेक्शन 3 सबसेक्शन 2। तो हमने सबसेक्शन 1 में देखा कि किसको मिलेगा लैंड। Now the land shall be settled in favor of a slum dweller to the extent specified herein after, namely a slum dweller shall be entitled to a land as nearly as may be where the slum is situated within the municipal council area। जो हम देखे कितना म्युनिसिपल थे, 5 आपका म्युनिसिपल काउंसिल्स थे, है ना, और 48 थे आपका म्युनिसिपैलिटीज। तो वो सब एरिया में अगर 45 मीटर स्क्वायर के नीचे उनका लैंड है तो उनके लिए ये सेटलमेंट होगा, और अगर एनएसी में 60 स्क्वायर मीटर के नीचे उनका पास लैंड ऑक्युपाइड है तो उनके लिए सेटलमेंट होगा। ठीक है, तो इनिशियली जो एक्ट आया था उसमें ये दिया गया था 2017 में कि म्युनिसिपल काउंसिल एरिया अगर 45 स्क्वायर मीटर से नीचे है ना, तो उनके लिए लैंड मिलेगा, और जो एनएसी में अगर 60 स्क्वायर मीटर से नीचे है। Provided that where a slum dweller is not getting in situ settlement, in such event the maximum limit of land in relocation site shall not exceed 30 square meter। तो अगर उसको वही जगह पे उनको सेटलमेंट नहीं मिल रहा है ना somehow, तो जहाँ पे वो ऑलरेडी ऑक्यूपाई करके रहे हैं, तो उनको जो रिलोकेशन किया जाएगा वहां पे लाइक 30 स्क्वायर मीटर से
ज्यादा लैंड नहीं देंगे, मतलब 30 मीटर स्क्वायर के अंदर ही उनको सेटलमेंट किया जाएगा, रीसेटलमेंट। ठीक है, तो ये बस डाटा याद रख लो कि म्युनिसिपल काउंसिल के लिए कितना था 45 स्क्वायर मीटर, एनएसी के लिए कितना था 60 स्क्वायर मीटर, और उनको अगर रिलोकेशन किया जाता है तो 30 स्क्वायर मीटर के अंदर ही उनको क्या दिया जाएगा। Provided further that where the slum dweller is in occupation of land in any of the area mentioned in sub clauses 1 and 2, जो ये सब clause 1 and 2 है, less than the maximum area mentioned therein, तो maximum area यहाँ पे जैसे दिया गया 45 square meter for municipal council area, 60 square meter for notified area council. The land in actual occupation of such slum dwellers shall be settled accordingly. अगर उसके नीचे है तो उनको settlement करना चाहिए, है ना, ऐसा एक्ट बोल रहा है। नेक्स्ट सबसेक्शन 2 के क्लॉज बी में बोल रहा है where the slum dweller belongs to EWS category, economically weaker section, EWS means economically weaker section, the land shall be settled free of cost, and where settlement of land is made in excess of 30 square meters subject to maximum limit fixed in clause A, the cost of such excess land shall be calculated at such percentage of the benchmark value of land as may be determined by the state government from time to time. बेसिकली क्या बोल रहा है, अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, ऑलरेडी हमने देख लिया कि आपका म्युनिसिपल काउंसिल एरिया में कितना था 45 स्क्वायर मीटर, एनएसी में था कितना 60 स्क्वायर मीटर, तो बोल रहा है अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो और आपका क्या बोल रहा है 30 स्क्वायर मीटर से नीचे लैंड है तो उसको फ्री में आपको सेटलमेंट कर दिया जाएगा, है ना। और अगर आप 30 स्क्वायर मीटर से ज्यादा रखे हुए हो, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, तो अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो तो क्या हो गया, अगर लैंड से भी सेटल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर एक्सेस रखे हुए हो आप, एक्सेस 30 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है आपके पास, लेकिन मैक्सिमम लिमिट तो आपके है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट फिक्स्ड इन क्लॉज है, मैक्सिमम लिमिट दिया गया है ना, तो 45 सपोज 45 आपका मैक्सिमम लिमिट है ना, आपसे आपके पास है 40, तो 30 से ज्यादा है तो 30 तक तो आपको फ्री में मिल गया अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ रहे हो, तो और जो 10 स्क्वायर मीटर है उसको आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जो एक्सेस लैंड है दैट शुड बी कैलकुलेटेड एट सच परसेंटेज ऑफ द बेंचमार्क वैल्यू ऑफ लैंड, जो आपका स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं आ रहे यानी अदर कैटेगरी, तो क्या होगा, तो आपका पूरा जितना आप रखे हुए हो, है ना, जो मैक्सिमम लिमिट से अगर नीचे है तो सब पूरा का सेटलमेंट देना पड़ेगा, है ना। द लैंड शैल बी सेटल्ड एट सच कॉस्ट व्हिच शैल बी कैलकुलेटेड एट सच परसेंट मींस परसेंटेज ऑफ द बेंचमार्क वैल्यू ऑफ द लैंड एज मे बी डिटरमाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो बेसिकली समझ में आ गया है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है तो आप क्या आ जाएगा, अगर 30 स्क्वायर मीटर से नीचे है आपको फ्री में दिया जाएगा, और अगर 30 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है तो 30 तक तो मिल जाएगा फ्री में, तो उसके ऊपर जितना भी ज्यादा है लाइक बट इट शुड बी लेस देन द मैक्सिमम लिमिट, तो उसका पेमेंट करना पड़ेगा। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं है तो आपका मैक्सिमम लिमिट से जितना भी कम है, मैक्सिमम लिमिट तक अगर जितना लैंड है उसको आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कितना देना है। फिर आपका सब क्लोज डी क्या बोल रहा है, वेयर स्लम डवेलर ऑक्युपाइज लैंड बियॉन्ड द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, अगर 45 मीटर सपोज परमिशन लिमिट था, उससे अगर ज्यादा रखा है तो क्या होगा, ही शैल वॉलंटरली वैकेट सच एक्सेस लैंड, तो जो एक्सेस लैंड है उसको वॉलंटरली उसको छोड़ देना पड़ेगा, और जो ऑथराइज ऑफिसर होंगे वहां पे रीसेटलमेंट के लिए, ही शैल टेक ओवर द पोजीशन ऑफ सच एक्सेस लैंड बिफोर द इश्यू ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ लैंड राइट। ठीक है, तो समझ में आ गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। ठीक है, so it should be clear now. तो सेक्शन से सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है, तो हमने सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 पढ़ लिया, अभी सबसेक्शन 3 के में आ रहते हैं। तो लैंड सो सेटल्ड एज पर सबसेक्शन 1 शैल बी हेरिटेबल, तो ये जो आपको लैंड मिल गया, तो एक शहर में एक अच्छी जगह पे मिल गया आपको, अच्छी जगह मतलब ऑब्वियसली आपका स्लम एरिया है, बट अभी आपको लैंड सर्टिफिकेट मिल गया, तो नाउ ये आपके से आपके बच्चे को ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप किसी और को गिफ्ट कर दिया, बेच दिया एंड ऑल। ठीक है, तो हेरिटेबल बट नॉट ट्रांसफरेबल। ठीक है, तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा, वरना आप उसको बेच दोगे फिर दूसरी जगह पे आके क्लेम कर लोगे, बेसिकली ये चीज हो गया। देन ही इज टेलिंग दैट, लेकिन आप उसको मॉर्गेज कर सकते हो, अगर कुछ लोन वगैरह चाहिए, है ना, हाउसिंग लोन वगैरह उसको आप बनाना चाहते हो, तो आप उसको आपका जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वहां पे मॉर्गेज रख सकते हो। मॉर्गेज मतलब जो क्या बोलते हैं, जो बंधा पकड़ा जो बोलते, राइट। नाउ सेक्शन 3 सबसेक्शन 4 क्या बोल रहा है, द सर्टिफिकेट ऑफ लैंड, तो अगर आपका सेटलमेंट हो गया तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ लैंड इशू हो जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ लैंड राइट, दैट शुड बी इशूड जॉइंटली, अगर वहां पे एक फैमिली रह रहा है हस्बैंड वाइफ, तो जॉइंटली मिलेगा आपको इन द नेम ऑफ बोथ द स्पाउसेस। ठीक है, in case of married persons and in name of single head in the case of household headed by a single person, तो अगर मैरिड नहीं है तो उनको मिलेगा सिंगल पर्सन को। ठीक है, दैट इज इन सबसेक्शन 4। then subsection 5 is also there, the subsection 6 is very important also, the slum dweller जिनको सपोज अभी उनका सेटलमेंट हो गया, with whom the land has been settled under this act,
shall not hold any certificate of land right in any other area। ऐसा नहीं कि आप पूरा राज्य के दूसरे दूसरे अर्बन एरिया में एक एक स्लम बना के बैठे हुए हो, जहां पे मिलेगा एक ही जगह मिलेगा। इनकेस आपको एक जगह पहले से था और दूसरी जगह मिल रहा है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा जो पहले से आपके पास था। ठीक है, इफ ही होल्ड्स एनी सच सर्टिफिकेट ही शैल सरेंडर ऑल सच सर्टिफिकेट्स, ठीक है, टू द ऑथराइज्ड ऑफिसर इन सच मैनर एज बीइंग प्रिस्क्राइब्ड। ओके, so this is the thing. Okay, so moving to the next slide. So as per the norms of housing for all policy, तो हाउसिंग फॉर ऑल पॉलिसी के हिसाब से हमें कितना स्क्वायर मीटर चाहिए, 21 स्क्वायर मीटर। ठीक है, जैसे आप सुने होंगे हाउसिंग फॉर ऑल प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन रूरल, तो उसके अंडर में अगर आपके पास 21 स्क्वायर मीटर का लैंड है कारपेट एरिया, तो दैट इज एनफ टू कंस्ट्रक्ट एन अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट। अफोर्डेबल मतलब जो छोटा सा आप देखे होंगे अगर अर्बन एरिया में, रूरल एरिया, जो पिंक कलर के घर रहता है ना पीएम आवास योजना, तो वो आपका मेनली 21 स्क्वायर मीटर में बनता है बेसिकली। ठीक है, तो अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट के लिए 21 स्क्वायर मीटर चाहिए। तो इसलिए जो प्रपोज अमेंडमेंट है, जो सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 में अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है, टू अलाउ सेटलमेंट ऑफ लैंड अप टू 30 स्क्वायर मीटर। तो इसमें क्या बोला है, कंसीडरिंग द प्रोविजंस ऑफ द हाउसिंग पॉलिसी, जिसमें बोला कि 21 स्क्वायर मीटर चाहिए। इट वुड बी एसेंशियल दैट वेयर अ स्लम डवेलर इज इन ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड व्हिच इज लेस देन 30 स्क्वायर मीटर। अगर एक स्लम डवेलर है जो 30 स्क्वायर मीटर से कम ऑक्यूपेशन में लैंड दिया गया है, तो सच स्लम डवेलर शैल बी सेटल्ड विद अप टू 30 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड। ठीक है, उसको अगर सपोज उसके पास 25 स्क्वायर मीटर है, तो उसको और 5 स्क्वायर मीटर अगर अवेलेबल है वहां पे, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एडजेसेंट टू सच ड्वेलिंग यूनिट कंटिन्यूअसली, जहां पर रह रहा है अगर उसके आस कंटिन्यूअसली मतलब थोड़ा सा लैंड है, सब मिला के अगर 30 स्क्वायर मीटर हो रहा है, तो उसको देखे रिसेटलमेंट किया जाए उसका। ठीक है, उनको अगर ईडब्ल्यूएस में हमें पढ़े थे पहले से, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसको फ्री में मिल जाएगा। अगर दूसरे कैटेगरी में आता है तो उनको जो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड किया होगा कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, so as to enable the slum dweller to avail the benefit under Pradhan Mantri Awas Yojana or other housing schemes to construct a dwelling unit after receipt of land right certificate। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज था जो अभी रिसेंटली न्यूज में था, हमने जैसे देखा हिंदू में। ठीक है, तो आई थिंक यू ऑल शुड बी क्लियर। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया आज, कि पहले हमने डिस्कस किया कि ये ओडिशा स्लम डवेलर्स एक्ट 2017 में आया था, 30 अगस्त से इंप्लीमेंट होना चालू हुआ। और ये कौन सा मिनिस्ट्री में आएगा, आपका हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स डिपार्टमेंट आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, राइट। तो उसमें आएगा, उसके अभी मिनिस्टर कौन है उड़ीसा के, प्रताप, मिस्टर प्रताप जेना, राइट। तो ही इज द मिनिस्टर फॉर डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था कि 2017 में आपका क्या हुआ था, आपका एक्ट हो गया था जिसमें बोला गया था कि अगर आपका म्युनिसिपल काउंसिल एरिया है उसमें मैक्सिमम 45 स्क्वायर मीटर एरिया, और अगर आप एनएसई है तो उसमें क्या था, कितना था, 60 स्क्वायर मीटर एरिया। ठीक है, अभी जो बोला गया है अगर आप 30 स्क्वायर मीटर का आपके पास एरिया है तो उतना आपको क्या हो जाएगा, रिसेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है, यही बस है, इतना डाटा याद रख लो। और पहले हम पहले पेज में भी देखे हुए थे क्या क्या आपका था, कितना हमारे पास है उड़ीसा में, कितना सब डिविजन है, कितना ब्लॉक है, कितना राइट तहसील है, कितना अर्बन लोकल बॉडीज है। तो ऑल्सो ट्राई टू रिमेम्बर ऑल दिस थिंग्स। So thank you so much. So we stop here. Please provide your valuable feedback in the comment section. Hare Krishna. Jai Jagannath. Okay.